स्पेस फ्रेंड्स। और आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स एंड डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट साइट्स और वहाँ मिले आर्टिफैक्ट्स के बारे में देखा था। अब हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका डिक्लाइन किस तरह से हुआ। हालांकि उसके डिक्लाइन को लेकर कोई कंफर्म थ्योरी नहीं है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, रिलीजन, क्राफ्ट प्रोडक्शन, वेट एंड मेजरमेंट्स एंड और भी बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाउन प्लानिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के बारे में, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो घर है प्रॉपर डिस्टेंस पे होते थे। मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सारे घर होते थे, एक लाइन से बने हुए रहते थे, और हर घर में सबके यहाँ कुआं रहता था, बाथरूम रहता था, वेंटिलेटेड बाथरूम्स रहते थे ऊपर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल प्लान स्ट्रीट्स। यहाँ की जो स्ट्रीट्स है वो बहुत ज़्यादा वेल प्लान की होती थी। मतलब ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी रास्ता निकाल दिया, कुछ भी प्रॉपर प्लानिंग से टाउन प्लान किया गया था। रेक्टेंगुलर शेप का टाउन रहता था पूरा, ठीक है। इसके अलावा 90 डिग्री, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ की जो स्ट्रीट्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। देन ग्रिड पैटर्न। ये ऐसे ग्रिड पैटर्न बने होते थे, मतलब कुछ इस इमेज में आप देख सकते हैं, इस तरह से बने होते थे, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। देन यूज़ ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, अनब्रेक्ड ब्रिक्स, स्टोन एंड जिप्सम मोर्टार। यहाँ पर बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ होता था घरों को बनाने के लिए। इसके अलावा अनबेक्ड ब्रिक्स का भी यूज़ होता था, स्टोन्स का यूज़ होता था। और जैसे आज हम सीमेंट यूज़ करते हैं पत्थरों को चिपकाने के लिए, ईंटों को चिपकाने के लिए, वैसे उस टाइम पे जिप्सम मोर्टार का यूज़ किया जाता था। क्या यूज़ किया जाता था? जिप्सम मोर्टार। फोर्टिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट फीचर है यहाँ का, कि जो यहाँ के जो टाउन है उसमें जो सिटाडल वाला पोर्शन रहता था, देखो क्या होता था, जो सिटाडल पोर्शन है वो थोड़ा अपर पोर्शन रहता था, ये वाले इमेज में आप देख सकते हैं, और नीचे लोअर पोर्शन रहता था, ठीक है। तो जो लोअर पोर्शन है वहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, और जो सिटाडल है वहाँ पे थोड़े हायर क्लास के लोग रहते थे। तो जो सिटाडल है उसको फोर्टिफाइड किया जाता था। फोर्टिफाइड किया जाता था मतलब उसके अराउंड एक बाउंड्री बनाई जाती थी सिक्योरिटी पर्पज़ से, उसको फोर्टिफिकेशन कहा गया। 1 और 2 स्टोरी हाउसेस, यहाँ पर 1 या 2 मंजिला घर होते थे। डोर्स एंड विंडोज़ ओपन टूवर्ड्स बैकयार्ड एक्सेप्ट लोथल। जो घर और दरवाजे हैं, देखो या तो दरवाज़ा रोड तरफ खुलेगा या हमारे घर के अंदर साइड ही खुलेगा। तो जो यहाँ के घर और दरवाजे थे वो हमेशा अंदर साइड ही खुलने वाले होते हैं, सिर्फ लोथल को छोड़ के। लोथल में दरवाजे हैं वो मेन रोड साइड खुलते हैं, ठीक है। नो लार्ज मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई बड़ा मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। एक फैक्ट यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया सिटाडल और लोअर टाउन यहाँ पे रहता था, तो जो सिटाडल है वो हमेशा वेस्ट साइड में रहता था, और जो लोअर टाउन है वो हमेशा ईस्ट साइड में रहता था। क्यों, इसका रीज़न हमको नहीं पता है, लेकिन ये फैक्ट है। इसके अलावा जो चानूदारो है, यहाँ पे एक भी सिटाडल नहीं है, एक नॉर्मल टाउन है और वहाँ पे लोग रह रहे हैं, कॉमन पीपल भी, हायर क्लास भी। कालीबंगन में सिटाडल के साथ साथ लोअर टाउन को भी फोर्टिफाइड किया गया है, और लोथल में किसी भी टाइप का फोर्टिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट इज ड्रेनेज सिस्टम। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस था। एवरी हाउस हैज़ कोर्टयार्ड, प्राइवेट वेल एंड वेल मेंटेन बाथरूम। जैसा कि मैंने बताया था, हर घर में एक कोर्टयार्ड और प्राइवेट वेल होते थे। मतलब हर घर पे एक प्राइवेट वेल अटैच रहता था। मतलब ऐसा कोई एक कॉमन वेल नहीं रहता था, जैसे नॉर्मली आजकल हम विलेज में भी देखते हैं कि एक कॉमन वेल रहता है या 2-3 कॉमन वेल रहते हैं, वहाँ से लोग पानी यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ हर घर का एक सेपरेट वेल था, मतलब सब अपना अपना पानी यूज़ कर सकते थे। वेल मेंटेन बाथरूम, उस सोचिए उस टाइम पर मतलब लोग बाथरूम यूज़ करते थे, हर घर से एक बाथरूम अटैच रहता था, और वेल मेंटेन बाथरूम रहता था, मतलब क्लीन रहता था, एंड वेंटिलेटेड रहता था। एक पॉइंट और आप यहाँ पे नोट करना, वेंटिलेटेड बाथरूम्स रहते थे। वाटर फ्रॉम हाउस स्ट्रीट ड्रेन्स कवर्ड विद ब्रिक और स्टोन स्लैब। जो घरों का पानी था वो सीधे स्ट्रीट ड्रेन्स में जाता था, और वो जो ड्रेन्स थे, ये आप यहाँ पे ड्रेन्स देख सकते हैं, उन्हें ब्रिक या स्टोन स्लैब से कवर किया जाता था, वैसे खुले नहीं रहते थे। मतलब ये फैसिलिटी तो आजकल हम बहुत सारे गाँव में भी नहीं देख पाते हैं आजकल। मतलब अब जाकर कुछ विलेजेस की कंडीशन में ये सब सुधार हुआ है, लेकिन उस टाइम पे आप सोचिए कि मतलब
ड्रेन्स बने हुए हैं और कवर्ड ड्रेन से उनको कवर किया जाता था। टू मच अटेंशन टू हेल्थ एंड हाइजीन, और हेल्थ का बहुत ख्याल रखते, जैसे कि मैंने बताया कि ड्रेन्स कवर है, और जो उनका बाथरूम रहता था वो भी बहुत ज़्यादा क्लीन वेल मेंटेन रहता था और वेंटिलेटेड रहता था। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। सॉइल इज़ फर्टाइल ड्यू टू एनुअल इनंडेशन इन रिवर इंडस। रिवर इंडस में इनंडेशन मतलब होता है ओवरवेल, मतलब बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ होता था इंडस रिवर में। इस वजह से जो वहाँ की सॉइल है उसमें नमी रहती थी, इसलिए वहाँ की सॉइल जो है फर्टाइल हुआ करती थी, मतलब वहाँ का क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। सीड सोन इन नवंबर, हार्वेस्टेड इन अप्रैल। सीड जो है वो नवंबर में बोए जाते थे और उनकी हार्वेस्टिंग अप्रैल में की जाती थी। यूजेस ऑफ स्टोन सिकल फॉर हार्वेस्टिंग, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, हसिया जिसे कहते हैं हम, ठीक है, वो पत्थर का हुआ करता था और उसको यूज़ करते थे वो लोग हार्वेस्टिंग के लिए उस टाइम पे। एब्सेंस ऑफ कैनाल इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी एक्सेप्ट शौरतुगई अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी शौरतुगई करके एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, वहाँ पर कैनाल इरिगेशन देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी साइट्स हैं वहाँ पर कैनाल इरिगेशन नहीं है। मेजर क्रॉप्स क्या हुआ करती थी उस टाइम पे, तो वीट और बार्ले जो थी वो बहुत ज़्यादा मेजर क्रॉप्स हुआ करती थी। अदर क्रॉप्स सीजेमम, सीजेमम मतलब जो तिल हम लोग कहते हैं। देन राई, डेट्स मतलब खजूर, मस्टर्ड, सरसों, पीस, मटर, ठीक है, ये क्रॉप्स उस टाइम पर उगाई जाती थी। वुडन प्लाउज, वुडन प्लाउज का यूज़ किया जाता था, इसके एविडेंस भी हमको मिले हुए हैं। धोलावीरा वाटर रिजर्वायर्स वर यूज टू स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन। हमने बात की थी कि जो धोलावीरा है वो वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ 16 वाटर रिजर्वायर्स है, तो जो वहाँ के जो वाटर रिजर्वायर्स है उनका पानी स्टोर किया जाता था और उस पानी को इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था। फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस किया गया, और जो कॉटन है उसे सिंडन कहा जाता था, जिसे सिंध से, सिंध मतलब जो इंडस रिवर है उसको सिंध नदी कहा जाता है, तो सिंध से नाम पड़ा सिंडन। कॉटन को सिंडन भी कहा जाता है, और ये कौन कहता था, ये कहते थे मेसोपोटामिया के लोग, क्योंकि कॉटन का ट्रेड तो हम लोग उसी से करते थे। बार्टर एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज चलता था उस टाइम, मतलब अगर मैंने, मुझे कुछ चीज़ चाहिए, अब करेंसी तो होती नहीं थी उस टाइम पे, सील हुआ करती थी, लेकिन बार्टर सिस्टम का जो है ज़्यादा महत्व था उस टाइम पे। मतलब सपोज मैं आपको सरसों दे रही हूँ, आप बदले में मुझे गेहूँ देंगे, ठीक है, तो इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। डबल क्रॉपिंग स्टार्टेड, डबल क्रॉपिंग भी उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये हमारी क्यूटेस्ट स्लाइड्स है, क्योंकि यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए जो भी एनिमल्स के नाम यहाँ पे यूज़ हुए इनकी एनिमेटेड इमेजेस यूज़ की है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किस तरह से होता था। पेस्टोरलिज्म, वहाँ के लोग पेस्टोरलिज्म को फॉलो करते थे। पेस्टोरलिज्म मतलब क्या होता है, पेस्टोरलिज्म मतलब पशुपालन करना, मतलब जानवरों को रखना, उनकी लाइवलीहुड पे ध्यान देना, उनकी केयर करना, और उनसे सपोज डेयरी प्रोडक्ट्स जो मिल रहे हैं या फिर जो उनसे वूल मिल रहा है या जो भी चीज़ें हैं, जैसे डोंकी वगैरह को हम बर्डन के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, तो उनको अपनी लाइवलीहुड में शामिल करना, उनसे मिले हुए प्रोडक्ट को यूज़ करना, उनका पालन करना, उनकी देख रेख करना, पेस्टोरलिज्म कहा जाता है, ठीक है, पशुपालन के साथ जीवन निर्वाह करना इस पेस्टोरलिज्म। कौन कौन से एनिमल्स का वहाँ डोमेस्टिकेशन होता था, तो बफेलो, बफेलो, शीप, गोट, पिग। इसके अलावा गुजरात में एलिफेंट के एविडेंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। हम्प्ड बुल फेवर्ड बाय हड़प्पन्स, हड़प्पन्स में जो हम्प्ड बुल है, मतलब जैसे ये बुल है उसके आप देखेंगे नेक के पास ऐसा कुछ ऐसा उठा हुआ रहता है, उसको हम्प कहते हैं, तो हम्प्ड बुल बहुत ज़्यादा फेमस है हड़प्पा में, मतलब उनकी वर्शिप भी की जाती है, वो इतना ज़्यादा फेमस है। उसका पशुपालन होता है, देखें कैमल एंड डंकीज़, एंड कैमल एंड डंकीज़, बीस्ट ऑफ बर्डन, इन्हें बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता था उस टाइम पे। क्यों, क्योंकि इनको बोझ उठाने के लिए यूज़ किया जाता था, सामान को इधर से उधर लाने के लिए यूज़ किया जाता था। हम इसका फेवर नहीं करते, लेकिन उस टाइम पर ये यूज़ होता था, अभी भी कहीं बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, ठीक है। देन रिमेन्स ऑफ हॉर्स एट सुरकोतदा, सुरकोतदा में हॉर्स के अवशेष देखने को मिलते हैं, मतलब हॉर्स भी पाला जाता था। इसके अलावा हमें लोथल में टेराकोटा मॉडल मिला था हॉर्स का, याद है, हॉर्स रिमेन्स मिले थे कालीबंगन में, मतलब घोड़े भी पाले जाते थे। इसके अलावा जो पॉटरी पेंटिंग्स होती थी उसमें खरगोश और पीजन के पेंटिंग्स देखने को मिलते थे।
ठीक है, मतलब पिजन और खरगोश भी एग्जिस्ट करते थे। मोटिफ, जो सील्स रहती थी उसमें मैंने बताया था एक वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न रहता था, मतलब यूनिकॉर्न भी एग्जिस्ट करता था या तो माइथोलॉजिकल क्रिएचर था, ठीक है, जो भी था, बट हम ऐसा मानेंगे कि उस टाइम पे हुआ करते थे और उस टाइम पे वो लोग उसका पशुपालन किया करते थे। और पशुपालन ना भी करे तो वो एनिमल ऐसा था जिसका महत्व था उस टाइम पे, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड्स के एविडेंस मिले हैं, तो जानते हैं किस टाइप का ट्रेड होता था उस टाइम पे। पहली चीज़ तो यहाँ पे देख लीजिए बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जैसे आजकल हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं, सामान खरीदते हैं, ठीक है। उस टाइम पर क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ एक्सचेंज में लेना। मतलब अगर भाई मैं कॉटन प्रोड्यूस कर रही हूँ, मुझे कहीं और से कुछ और सामान की ज़रूरत है, तो मैं वो सामान के बदले कॉटन को एक्सचेंज करूँगी। मतलब मैं आपको कॉटन दूंगी, आप मुझे वो सामान देंगे, ठीक है। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो बार्टर सिस्टम चलता था उस टाइम पे और ट्रेड्स भी इसी बेसिस पे हुआ करते थे। करेंसी बहुत कम यूज़ होती थी। बाद में सील्स आई तो सील्स यूज़ होने लगी, बट फिर भी बार्टर सिस्टम का ज़्यादा महत्व था। ट्रेड एविडेंस विथ मीज़ोपोटामिया, मैंने बताया था जो लोथल सिटी है उसे मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ट्रेड हब था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और मीज़ोपोटामिया के साथ वो कॉटन का ट्रेड किया करते थे, जैसे सिंडन कहते हैं मीज़ोपोटामिया के लोग। इसके अलावा जो दिलमुन और मकान है ये सब स्टेशन हुआ करते थे। मतलब मीज़ोपोटामिया के अलावा दिलमुन और मकान में भी हाल्ट किया करती थी हमारी चीज़ें, या शायद वहाँ पर भी उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता था। पोर्ट एट लोथल, लोथल में पोर्ट देखने को मिलता है, मतलब जो शिप्स का ये डॉकयार्ड रहता है ना, वो ये भी एक एविडेंस है कि वहाँ मतलब हाँ ट्रेड हुआ करता था। और उसे मेलुआ के नाम से जानते हैं। मतलब जो मीज़ोपोटामिया के स्क्रिप्ट्स हैं वहाँ पर लोथल को मेलुआ नाम से मेंशन किया गया है। इसके अलावा और क्या एविडेंस है हमारे पास ट्रेड के, सील्स। भाई सील से करेंसी है, क्या यूज़ होगा, कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज हो रहा होगा ना। हमें पर्शियन गल्फ सील मिली है, मतलब बाहर की है, ये हमारी तो है नहीं, मतलब कहीं से आई है। क्यों आई है, हमने कुछ सामान दिया होगा तभी आई होगी, ठीक है। हमारी सील्स भी यूज़ होती है, बाहर मिली है हमारी सील्स, बाहर की सील्स हमारे यहाँ मिली है। देन ग्रेनरीज, फूड को स्टोर करके रखा जाता था, ठीक है, सामान स्टोर करके रखा जाता था। वेट्स एंड मीजर्स, ठीक है, मीजर्स है अकाउंट्स रखने के लिए, ट्रेड का अकाउंट्स रखने के लिए मीजर्स है, तो ये भी एक एविडेंस है। इसके अलावा क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मीज़ोपोटामिया की स्क्रिप्ट है और इसी स्क्रिप्ट में लोथल को मेलुआ नाम से मेंशन किया गया है। और इसी से हमको एविडेंस मिले कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड्स होते थे मीज़ोपोटामिया के साथ, ठीक है। अब ये लोग क्या क्या ट्रेड करते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इसके अलावा टिन, जेड, टर्कोइस, लैपिस लजुली। टर्कोइस भी एक टाइप का जैम है और लैपिस लजुली भी रॉयल ब्लू कलर का एक जैम होता है। तो जैम, स्टोन्स और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह का ट्रेड चलता था। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में मीज़ोपोटामिया से आए हुए कॉस्मेटिक्स यूज़ होते थे। कॉफिन ब्यूरियल्स, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्यूरियल्स का तो महत्व था, लेकिन उन्हें ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता था या फिर एक अर्न, मतलब एक यूटेंसिल होता था मटके जैसा, उसमें लोगों को गाड़ा रखा जाता था बड़ा सा, या फिर बाद में उनको मतलब उनका क्रिमेशन करने के बाद उनकी राख उस मटके में रखी जाती थी। लेकिन बाद में कॉफिन, ये जो कॉफिन है इसका कल्चर आ गया, तो ये यहाँ तो था नहीं, बाहर से ही आया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रहा होगा, वहाँ बाहर से चीज़ें आई होगी, बाहर से कॉफिन्स आए होंगे, तभी ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, ठीक है। किस किस के साथ ट्रेड करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, पर्शिया, मेसोपोटामिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया। और ये ट्रेड कैसे करते थे, रिवराइन ट्रेड चलता था, मतलब शिप के थ्रू, पानी के थ्रू ट्रेड्स चलते थे। रिलीजन, अब जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजियस कल्चर के बारे में। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल वर्शिप। जैसा कि मैंने बताया था टाउन प्लानिंग के टाइम कि किसी भी टाइप का बड़ा मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, तो किसी भी टाइप के टेम्पल के एविडेंस भी नहीं है। मतलब जो मंदिर पूजा है, मंदिरों में जाकर पूजा की जाने वाली पूजा है, उसका उस टाइम पर कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन पूजा होती थी। अब वो लोग किस चीज़ों को पूजा करते थे, मदर गॉडेस टेराकोटा फिगरिन, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं,
देवी की पूजा किया करते थे। हमें टेराकोटा फिगर्स मिले, उससे ही हमें समझ में आता है। बियर्डेड प्रीस्ट किंग, एक और टेराकोटा मॉडल जो हमको मिला है बियर्डेड प्रीस्ट किंग का, उससे ये समझ आता है कि उस टाइम पर भी पुजारी हुआ करते थे। मतलब वो लोग जिन भी चीज़ों को मानते थे, जिन भी चीज़ों की पूजा किया करते थे, उनकी पूजा करने के लिए भी पुजारी हुआ करते थे। देन पशुपति सील, हमें पशुपति सील मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो से, जिसमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे पशु देखने को मिलते हैं और आसन लगाकर भगवान शिव वहाँ पर बैठे हैं, पशुपति महादेव वहाँ पर बैठे हैं। मतलब पशुपति महादेव को उस टाइम पर माना जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। इसके अलावा वर्शिप ऑफ एनिमल्स, जानवरों की पूजा की जाती थी, उन लोगों को बहुत माना जाता था। ऑब्वियसली उस टाइम पर पेस्टोरलिज्म चलता था, उन पर उनकी लाइफ डिपेंड करती थी कहीं ना कहीं, तो वो उन लोगों को पूछते थे। आज भी हम गाय को पूछते हैं। इसके अलावा वर्शिप ऑफ नेचर, प्रकृति की पूजा की जाती थी। अर्थ मदर सील मिली है, जिसमें एक सील में मतलब मदर अर्थ की इमेज है और उनके वॉर्म से एक ट्री निकल रहा है, लाइफ निकलते हुए दिखाई जा रही है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो हमारी धरती माँ है, वो हमारी जननी है, वो हमारी लाइफ उन्होंने प्रोड्यूस की है, तो उनकी वो पूजा करते थे। देन पीपल ट्री की बहुत महत्व है। उस टाइम पे पीपल ट्री का बहुत महत्व था, पीपल ट्री की वो लोग पूजा किया करते थे। इसके अलावा मिथिकल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो शायद एग्जिस्ट नहीं करते थे, जो हम मानते हैं कि शायद कभी एग्जिस्ट हो सकता करते थे या किस्से कहानियों में हुआ करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे एनिमल्स थे जिनकी वो पूजा किया करते थे? वन हॉर्न यूनिकॉर्न, एक सिंग वाला यूनिकॉर्न। गोट फेस्ड ह्यूमन, एक आदमी है उसका फेस ह्यूमन जैसा, सॉरी एक ह्यूमन है उसका फेस गोट जैसा है, उसकी वो लोग पूजा किया करते थे। थ्री हेडेड किमेरास मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा बैट जैसा एक एनिमल है, उसके 3 फेस है, मतलब 3 अलग अलग जानवर के फेस है उसमें, ठीक है, उसकी वो लोग पूजा किया करते थे। और ये सब हमें कैसे पता चलता है? तो इनकी पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है, वहाँ से हमको ये एविडेंस मिला है कि इनकी ये लोग पूजा किया करते थे। इसके अलावा दे बिलीव्ड इन मैजिक, चार्म्स, सेक्रीफाइसेस, जादू टोने में विश्वास करते थे, नज़र वगैरह में विश्वास करते थे। इसके अलावा सेक्रीफाइस यानी बलिदान में विश्वास करते थे। कैसे? एम्यूलेट्स यूज़ करते थे, तावीज़ का इस्तेमाल करते थे। सील्स डिपिक्टेड सेक्रीफाइस, आप यहाँ पे ये सील देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं। सील्स पे ऐसा बना हुआ है कि मतलब लोग बलि दे रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे सेक्रीफाइस का बहुत महत्व है। फायर अल्टार्स एट कालीबंगन में हमें यज्ञ कुंड मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि यज्ञ की पूजा की जाती थी उस टाइम पर, या उन यज्ञ कुंड को सेक्रीफाइस के लिए यूज़ किया जाता था। देन नेक्स्ट इज क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट के बारे में क्या क्या जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग? वेल डेवलप्ड पॉटरी टेक्निक्स, उन्हें बहुत बढ़िया कलाकारी आती थी पॉटरी की, ठीक है, विथ डिज़ाइंस ऑफ ट्रीज एंड सर्कल्स। जो भी वो पॉटरी के आइटम्स बनाते थे, यूटेंसिल्स बनाते थे, ठीक है, मटके वगैरह बनाते थे, उसमें वो लोग ट्री और सर्कल की डिज़ाइन किया करते थे। एविडेंस ऑफ पॉटर व्हील मतलब जो वो व्हील होता है ना जिस पे पॉटरी की जाती है, उसके एविडेंस मिले हैं। रेड वेयर पॉटरी, ऐसे लाल कलर की पॉटरी का यूज़ होता था विथ ब्लैक डिज़ाइन, उस पर काली कलर की डिज़ाइन बनी रहती थी। पॉलीक्रोम पॉटरी मतलब ऐसी पॉटरी जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसका महत्व था उस टाइम पे। इसके अलावा और क्या क्या क्राफ्टिंग जानते थे वो लोग? यूटेंसिल्स, टूल्स, बीड्स, सील्स, टेराकोटा आइटम्स। यूटेंसिल्स, टूल्स, बीड्स, टेराकोटा आइटम्स, ये सब वो लोग बनाया करते थे। आर्ट ऑफ ब्रिकलेइंग मतलब ईंटों को जमाकर या ईंटों को जोड़कर कुछ बनाना को कहते हैं ब्रिकलेइंग, ठीक है, आर्ट ऑफ ब्रिकलेइंग जानते थे वो लोग। देन आर्ट ऑफ डाइंग एंड स्मेल्टिंग मेटल्स, आर्ट ऑफ डाइंग मतलब रंगना, वो लोग रंगना जानते थे, मतलब कलर करना जानते थे किसी भी चीज़ को, या तो कपड़ों पे कलर करना या फिर ये जो फिगर्स वगैरह बनाते हैं उसमें कलर्स करना, बीड्स वगैरह में कलर्स करना, ठीक है, ये हो गया डाइंग। देन स्मेल्टिंग मेटल्स मतलब होता है और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, तो ये टेक्निक भी वो लोग जानते थे। देन मेटल कास्टिंग क्या होता है? किसी भी मेटल को पिघलाकर एक मोल्ड में मतलब एक सांचे में डालना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं ना गणेश जी बनते हैं, मिट्टी को उस सांचे में डाल दिया जाता है, तो
ऐसी जो मेटल की चीज़ें बनती है वो भी मेटल कास्टिंग के थ्रू बनती है, ठीक है। सांचे में पिघले हुए मेटल को डाला जाता है तो वो उस सांचे का शेप ले लेता है, ठीक है। तो मेटल कास्टिंग का आर्ट वो लोग जानते थे। इसके अलावा ब्रॉन्ज स्टैच्यूज बनाया करते थे, टेराकोटा फिगर्स बनाया करते थे, ठीक है। काफ़ी क्रिएटिव लोग थे वहाँ के। नेक्स्ट इज वेट्स एंड मेजर्स। अब इतनी सारी कलाकारी वो लोग जानते थे तो उनका जो लेन देन चलता होगा मार्केट में उसके लिए कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट उन लोगों को फॉलो करना पड़ता होगा ना, बार्टर सिस्टम के लिए, ट्रेड वगैरह के लिए। तो बहुत यूनिक वेट और मेजर्स हुआ करते थे उस टाइम पे। ऐसे कॉपर के वेट्स हुआ करते थे, स्टोन के वेट्स हुआ करते थे। जैसे आजकल आप लोगों ने वो लोहे वाले वेट्स देखे होंगे ना, लेकिन उस टाइम पर इस टाइप के कुछ वेट्स होते थे। ये तुलादान है, ठीक है। उस टाइम पर कॉपर का तुलादान हुआ करता था। यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स टू कीप अकाउंट्स फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। एक पर्टिकुलर मतलब एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट रहता था उन लोगों का जो सभी लोग फॉलो करते थे ट्रेड वगैरह के लिए, उसका अकाउंट मेंटेन करने के लिए। वेट्स फाउंड इन मल्टीपल ऑफ 16, 16 के मल्टीपल में वेट देखने को मिलते हैं। तो किस टाइप का कैलकुलेशन चलता था? 16 छटाक इजिकल्स टू एक सेर। 16 छटाक बनता था एक सेर और 16 अनास इजिकल्स टू 1 रुपी। 16 आने मिलकर बनता था 1 रुपये। तो इस टाइप का कुछ मेजरमेंट लोग फॉलो करते थे। कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन में 2-3 चीज़ें आती है। पहली, जो हम बातें कर रहे हैं हमारी डे टू डे लाइफ में उसको लिखना और उसकी एक स्क्रिप्ट डिसाइड करना, जिसे हमारे जो आसपास के लोग हैं उसे वो देखकर समझ सके कि हमने क्या लिखा है और हम क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके थ्रू कहीं आना जाना, मेल जोल बढ़ाना, कांटेक्ट रखना मतलब किसी से, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, उस टाइम पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट चलती थी, लेटर्स नहीं चलते थे। आप ये इमेज में देख सकते हैं, ऐसी कुछ स्क्रिप्ट हुआ करती थी पिक्चर्स के फॉर्म में, नॉट डिसाइफर्ड। इसे हम अभी तक के डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। रिकॉर्डेड ऑन सील्स, ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, ये जो सील्स है इनके ऊपर ऐसी बनी हुई होती थी, ठीक है। हरप्पन स्क्रिप्ट इज ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हरप्पा की स्क्रिप्ट है, हरप्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है, वो ओल्डेस्ट मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ के लोग नेविगेशन जानते थे, डायरेक्शन का सेंस जानते थे। और ये हमें कैसे पता है? क्योंकि ये लोग ट्रेड करते थे, रिवराइन ट्रेड करते थे, मतलब नदी के थ्रू होता था, शिप्स के थ्रू होता था। तो ऑब्वियसली ये लोग डायरेक्शन का नॉलेज रखते थे, ठीक है, नेविगेशन का नॉलेज रखते थे, ठीक है। देन जो नॉर्मल कम्युनिकेशन इनका होता था, आना जाना, ठीक है, वो कैसे होता था? बुलक कार्ट्स के थ्रू, ठीक है। इसके भी एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं। जो इनका इनलैंड ट्रांसपोर्ट चलता था वो बुलक कार्ट के थ्रू चलता था। सोसाइटी, जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का सोसाइटल स्ट्रक्चर कैसा था? वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा था? मेनली अर्बन। हमने देखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अर्बन सिविलाइजेशन है। ऑब्वियसली वो लोग अर्बन होते थे बट रूरल टू, लेकिन गरीब भी हुआ करते थे, ठीक है, ग्रामीण भी हुआ करते थे। कैसे? हमने देखा है कि वहाँ की जो सिटी है वो 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, सिटाडल और लोअर टाउन। तो यहाँ पे हायर क्लास के लोग रहते थे, यहाँ पे जो पुअर लोग हैं वो रहते थे। मोस्टली मिडिल क्लास, नॉर्मली मिडिल क्लास के लोग होते थे। ऑक्यूपेशन क्या क्या थे उस टाइम पे, लोग क्या क्या करते थे लिविंग के लिए? तो प्रीस्ट होते थे, मर्चेंट्स हुआ करते थे। मर्चेंट्स मतलब जो ट्रेड करता है, व्यापारी, ठीक है। क्राफ्ट्समैन, ठीक है, ये जो चीज़ें बनाते हैं बीड्स वगैरह, क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे। लेबरर्स हुआ करते थे, मजदूर हुआ करते थे। पीजेंट, पीजेंट वर्ड यूज़ किया गया है फार्मर्स के लिए जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये उनके ऑक्यूपेशन हुआ करते थे। नो एविडेंस ऑफ स्वॉर्ड, तलवार का कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिला है, किसी भी टाइप का ऐसा वेपन देखने को नहीं मिला है। मतलब बहुत पीसफुल सोसाइटी हुआ करती थी, लड़ाई झगड़ाई लोग नहीं जानते थे। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लोग डाइट से रिलेटेड कोई गेम्स खेला करते थे, हंटिंग किया करते थे। और हमें स्टेडियम के भी एविडेंस मिले, मतलब स्टेडियम में भी वो शायद कुछ स्पोर्ट्स खेला करते थे। देन इनकी लाइफस्टाइल में लोग हमने देखा था मीज़ोपोटामिया के कॉस्मेटिक्स यूज़ करते थे। इसके अलावा चानूदारों में लिपस्टिक और बीड्स के हमको एविडेंस देखने को मिलते हैं। ये इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। ज्वेलरी पहना करते थे, ठीक है, कॉटन एंड वुलन क्लोथ्स पहना करते थे। और यहाँ पे इमेज में देखिए कुछ इस टाइप के इनका ड्रेसिंग सेंस हुआ करता था।
वुलन और कॉटन से बने हुए ये लोग कपड़े पहना करते थे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ऐसे तैयार होते थे वो लोग। पीसफुल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। देन ब्यूरियल प्रैक्टिसेस। अभी हमने उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जाना, उनके जीवन के बारे में जाना कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या क्या करते थे, कैसे पहनते थे, कैसे सजते थे, पीसफुल हुआ करते थे। अब हम उनके डेथ के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। विच इज़ एटर्नल ट्रूथ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में 3 टाइप के ब्यूरियल प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी। पहली है कंप्लीट ब्यूरियल, देन पार्शियल फ्रैक्शनल ब्यूरियल, देन पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल। कंप्लीट ब्यूरियल। कंप्लीट ब्यूरियल मतलब कोई मर गया, उसकी बॉडी अच्छी हालत में है, उसे दफना दिया, ठीक है, आइदर ज़मीन के अंदर, ठीक है, या किसी कॉफिन में, या फिर किसी बड़े से यूटेंसिल में, ठीक है। देन पार्शियल या फिर फ्रैक्शनल ब्यूरियल। ये क्या होता है, किसी की डेथ हुई, उसकी बॉडी को डिकम्पोज होने के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है और फिर बाद में उसे दफनाया जाता है, ठीक है। पोस्ट क्रिमेशन। क्रिमेशन मतलब ये ऐसे जो हम जलाते हैं उसे क्रिमेशन कहते हैं। पोस्ट क्रिमेशन, क्रिमेशन के बाद में जो उनकी अस्थियाँ रहती है उसे इस तरह के कुछ अर्न में रखा जाता है और उसको बरीड किया जाता था, ठीक है। अब इनके बारे में फैक्ट्स क्या क्या है, तो क्रिमेशन हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, मोहनजोदारो में। ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज़ देखने को मिलती है हड़प्पा में। और लोथल में हमको क्या देखने को मिलता है, पेयर्ड या फिर ऐसे डबल ब्यूरियल, मतलब एक साथ 2 लोगों को दफनाया जाना। इसके अलावा रोपर में हमने देखा था कि ह्यूमन के साथ साथ उनके डॉग्स को भी बरीड किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। वहाँ का प्रशासन कैसा हुआ करता था, वहाँ किस टाइप का शासन चलता था, ठीक है। सोसाइटी है तो कुछ ना कुछ रूल्स रहते होंगे, कोई ना कोई रहता होगा जो वहाँ पर चीज़ों को मैनेज करता होगा, ठीक है। सो इट वॉज रूल्ड बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स। जो वहाँ के व्यापारी थे, ठीक है, उनके द्वारा ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पर रूलिंग का कल्चर था। किंगशिप के बारे में वो लोग नहीं जानते थे, ठीक है, राजा महाराजा जैसी चीज़ अभी तक तो नहीं हुई थी। नो कॉन्फ्लिक्ट, हमने देखा था बहुत पीसफुल सोसाइटी से ये लोग बिलोंग करते थे, तो किसी भी टाइप का मतभेद, लड़ाई झगड़ा या तनाव वहाँ पर मौजूद नहीं था। सिटीज़ वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो सिटीज़ है जैसे कि हमने देखा बहुत सारी सिटीज़ हमें मिली है, लेकिन सभी अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर रहे थे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, किसी पे भी डिपेंड नहीं थे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लाइक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टू लुक आफ्टर बेसिक सिविक एमेनिटीज़ ऑफ पीपल। एमेनिटीज़ मतलब सुविधाएं, लोगों की आम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे आजकल हमारे पास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, वैसे उस टाइम पर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, उसका नाम हमें नहीं पता लेकिन ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। कुछ बिल्डिंग्स हमें ऐसी देखने को मिली है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रहा होगा, ठीक है, और ये पीसफुल सोसाइटी से बिलोंग करते थे। टूल्स एंड वेपन्स। कॉपर एंड ब्रॉन्ज टूल्स। कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स वो लोग यूज़ किया करते थे डेली लाइफ में। नो नॉलेज ऑफ आयरन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज है, इसलिए यहाँ पर आयरन का यूज़ नहीं होता था। जितने भी बर्तन आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर या फिर ब्रॉन्ज से बने हुए होते थे। इसके अलावा ये लोग क्या यूज़ करते थे, चर्ट, ये इस टाइप का कुछ पत्थर होता है। बोन, हड्डियों के टूल्स बनाते थे। आइवरी, आइवरी मतलब हाथीदांत, इन चीज़ों से भी वो लोग टूल्स बनाते थे। क्या बनाते थे, एरो हेड्स बनाते थे, ठीक है, सिकल वगैरह बनाते थे, निडल्स वगैरह बनाते थे। जो भी मतलब चीज़ें इनकी डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए रहती थी, यूटेंसिल्स वगैरह, ये सब ये इससे बनाते थे। डिक्लाइन और डिसअपीयरेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब डिक्लाइन तक तो ठीक है कि कोई सोसाइटी वहाँ पर थी, उसका डिक्लाइन हो गया, फिर दूसरी एज चालू हो गई, वैदिक एज। लेकिन डिसअपीयरेंस वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है, डिसअपीयरेंस मतलब गायब हो जाना। इसलिए क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन है उसकी थ्योरी अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये जो सिविलाइजेशन है ये थी तो ये एग्जिस्ट तो करती थी, लेकिन ये अचानक गई कहाँ, ये गायब कैसे हो गई, इसलिए यहाँ पे डिसअपीयरेंस वर्ड का यूज़ किया गया है।
The decline of Indus Valley civilization started after 1900 BC. 1900 बिफोर क्राइस्ट के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था. बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो डिसअपियर्ड. 19 सेंचुरी के एंड आते आते हड़प्पा और मोहनजोदारो जो कैपिटल टाउन माने जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो डिसअपियर हो गए. कैसे हमें नहीं पता, मतलब कुछ तो रीज़न रहा होगा. ऑब्वियसली ज़मीन नहीं निकल जाएगी, आसमान नहीं खा जाएगा, कुछ तो रीज़न रहा होगा. ठीक है, नेचुरल रीज़न्स ही रहे होंगे, लेकिन कैसे, कौन सा पर्टिकुलर रीज़न है ये हमें नहीं पता. तो 19th सेंचुरी के एंड में हड़प्पा एंड मोहनजोदारो डिसअपियर हो गए. आफ्टर दैट अदर फेडेड ग्रेजुअली. इसके बाद जो अदर सिटीज़ थी वो भी धीरे धीरे गायब हो गई. एंड ऑफ ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स. जो ट्रेड होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के दूसरे सिटीज़ से, वो ख़त्म हो गए. अराउंड 1200 BC, एविडेंस ऑफ पेंटेड ग्रेवियर एंड ग्रेवियर पॉटरी एसोसिएटेड विद वैदिक कल्चर फाउंड इन कंजक्शन विद लेट हड़प्पन पॉटरी. 1200 BC के आसपास पेंटेड ग्रेवियर और ग्रेवियर पॉटरी जो कि वैदिक कल्चर से बिलोंग करती है, उसके एविडेंस देखने को मिलते हैं हमें लेट हड़प्पन पॉटरी के साथ साथ. मतलब ये या तो ख़त्म हो रहा था और ये चालू हो रहा था. ठीक है. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ IVC, जूकर कल्चर डेवलप्ड इन वेस्ट पंजाब एंड बावलपुर. इंडस वैली सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बाद जूकर कल्चर की स्टार्टिंग हुई वेस्ट पंजाब में और बहावलपुर में, जिसे ग्रेवयार्ड एज कल्चर के नाम से भी जाना जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे. इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद झूकर कल्चर स्टार्ट हुआ वेस्ट पंजाब और बहावलपुर में, जिसे ग्रेवयार्ड एज कल्चर भी कहा जाता है. अब इसके डिक्लाइन होने पे, इसके डिसअपियर होने पे बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अपनी अपनी सूझबूझ के अनुसार थ्योरीज दी है. तो आइए जानते हैं कि किसका क्या कहना है. So here are historians with their respective reasons of decline of Indus Valley civilization. According to Jordan Schilde and Stuart Pichot, external aggression. इनका ये मानना है कि बाहर से शायद कुछ लोग आए, उन लोगों ने हमला किया, अपनी पावर जताने की कोशिश की, इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया. S.T. लैम्ब्रिक एंड M.S. वर्ड्स, इनके हिसाब से अनस्टेबल रिवर सिस्टम, मतलब या तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाती थी इंडस रिवर जिस वजह से बाढ़ आ जाती थी, या फिर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता था, और इस अनस्टेबिलिटी की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया. कैनेडी, नेचुरल कैलेमाइटिस. ये भाई साहब थोड़े समझदार थे, इन्हें कह दिया नेचुरल कैलेमाइटिस मतलब प्राकृतिक कारणों की वजह से इसका डिक्लाइन हुआ. अब वो बाढ़ भी हो सकती है, वो अर्थक्वेक भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. मतलब कल को अगर कोई थ्योरी प्रूफ होती है तो ये भाई साहब की थ्योरी तो 110% प्रूफ होना ही है. स्टीन एंड घोष, इनके अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंजेस, जैसे हम देख रहे थे, हमने आइस एज से स्टार्ट किया और बहुत जल्दी जल्दी जो क्लाइमेट है वो वार्म होने लगा था, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से वहाँ के लोग वो चीज़ें सहन नहीं कर पाए और इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया. ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसका बहुत लोग मानते हैं कि ये रीज़न हो सकता है और यही रीज़न सही है. आर मॉर्टिमर, व्हीलर एंड जॉर्डन, इनका कहना है कि आर्यंस के इन्वेजन मतलब उनके आक्रमण की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया. ये वन ऑफ द मोस्ट माने जाने वाला रीज़न है. रॉबर्ट राइक्स एंड डेल्स का कहना है कि अर्थक्वेक आने की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया. सूद एंड DP अग्रवाल, ड्राइनेस ऑफ रिवर, इनका मानना है कि रिवर के सूखे पड़ने की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया. फेयरचाइल्ड, इनका कहना है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मतलब जो प्रकृति और उसके जीव जंतुओं के बीच एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम होता है, उसके इम्बैलेंस होने की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया. श्री रत्नागर, कॉन्ट्रैक्ट जो है, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एंड हो चुके थे. ठीक है, तो उस वजह से जो है ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट बंद हुआ, तो बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो जिनकी ज़रूरत है डेली लाइफस्टाइल में जो आ नहीं पा रहे होंगे, इस वजह से डिक्लाइन हुआ. SR राव एंड मैके का कहना है कि फ्लड की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का
डिक्लाइन हुआ। इसके अलावा और कौन से रीजंस हैं जिन्हें माना जाता है डिक्लाइन का रीज़न? तो पहला तो ये फ्लड ही हो गया, बाढ़ आने की वजह से। देन फायर एंड स्प्रेड ऑफ मलेरिया, या तो आग लग गई या तो वहाँ पर एक डिजीज़ मलेरिया जिसे कहा जाता है वो फैल गया, उस वजह से डिक्लाइन हो गया। पिजॉट का कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो वर ट्विन कैपिटल्स। हड़प्पा और मोहनजोदारो ट्विन कैपिटल्स थे, हमने देखा था मेन कैपिटल है, ठीक है। तो क्या होता है, कहीं भी जो पावर है उसका सेंट्रलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर दो लोग अपने अलग अलग मत रखने की कोशिश करेंगे, अपना अलग अलग अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे, फिर तो अंत निश्चित है। तो इसी तरह से हो सकता है हड़प्पा और मोहनजोदारो में भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए होंगे, वॉर की कंडीशन बनी होगी, या डिक्लाइन होना यहाँ वहाँ से स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। क्विक रिवीजन करते हैं। टाउन प्लानिंग, वेल प्लान स्ट्रीट्स हुआ करती थी, रेक्टेंगुलर शेप के टाउन होते थे जो ग्रिड पैटर्न में घर ऑर्गेनाइज हुआ करते थे। वहाँ पे 90 डिग्री में वहाँ की स्ट्रीट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया करती थी। बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ करते थे और साथ ही साथ अनबेक्ड ब्रिक्स का भी यूज़ करते थे। स्टोन्स का यूज़ करते थे घर बनाने में, और सीमेंट की जगह यूज़ करते थे जिप्सम मोर्टार। फोर्टिफिकेशन का बहुत महत्व था। सिटाडेल को फोर्टिफाइड किया जाता था क्योंकि वहाँ पे हायर क्लास लोग रहते थे। 1 और 2 मंजिल के घर होते थे। खिड़की दरवाजे घर के अंदर की तरफ खुला करते थे, एक्सेप्ट लोथल। लोथल में क्या होता था, जो खिड़की दरवाजे हैं वो मेन रोड के साइड खुलते थे। किसी भी टाइप का लार्ज मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर वहाँ देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से क्या है कि वहाँ पे टेम्पल्स भी देखने को नहीं मिलते हैं, तो टेम्पल वर्शिप का भी वहाँ पर एविडेंस नहीं है। देन चानुदारो में किसी भी टाइप का सिटाडल नहीं है। कालीबंगन में सिटाडल के साथ साथ लोअर टाउन को भी फोर्टिफाइड किया गया है, और लोथर में किसी भी टाइप का फोर्टिफिकेशन नहीं है। जो सिटाडल होता था वो मोस्टली वेस्ट साइड होता था, लोअर सिटी ईस्ट साइड होती थी। हड़प्पा और मोहनजोदारो को कैपिटल टाउन्स माना जाता था। देन ड्रेनेज सिस्टम, बहुत ज़्यादा एडवांस ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था उन लोगों का, ठीक है। हर हाउस में कोर्टयार्ड होता था, सबके प्राइवेट वेल अटैच होते थे हर हाउस से, और बहुत ही वेल मेंटेन वेंटिलेटेड बाथरूम हुआ करता था उनका, ठीक है। और साफ़ सफाई का वो लोग बहुत ध्यान रखते थे। इस वजह से जो उनके घरों का जो पानी था वो स्ट्रीट ड्रेन्स में जाया करता था, तो वो स्ट्रीट ड्रेन्स को भी कवर करके रखते थे ब्रिक्स से या फिर स्टोन स्लैब से। एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती थी। क्यों? क्योंकि जो रिवर इंडस है वो उसमें एनुअल इनंडेशन बहुत ज़्यादा होता था, मतलब बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ रहता था। इस वजह से जो वहाँ की मिट्टी है उसमें नमी रहती थी, तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती थी। सीड्स जो है वो नवंबर में उगाए जाते थे और अप्रैल में हार्वेस्ट किए जाते थे। स्टोन सिकल का वो लोग हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते थे। कैनल इरीगेशन वहाँ पे मौजूद नहीं था, सिवाय शॉर्ट गए अफगानिस्तान के। मेजर क्रॉप्स वहाँ पे व्हीट और बार्ली थी। इसके अलावा सिसमम यानी तिल, राई, डेट्स यानी खजूर, मस्टर्ड यानी सरसों, पीज यानी मटर वो लोग उगाया करते थे। वुडन प्लाउस का हमको एविडेंस देखने को मिलता है। धोलावीरा में वाटर रिजर्वायर्स है 16, उसमें पानी स्टोर किया जाता था इरिगेशन के लिए। ये लोग पहले थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया। कॉटन को सिंधन के नाम से जाना जाता है, जिसे सिंध नदी से डिराइव किया गया है। बार्टर एक्सचेंज यानी एक सामान को दूसरे सामान के बदले एक्सचेंज करना, इस सिस्टम का वहाँ पर यूज़ हुआ था। डबल क्रॉपिंग भी उस टाइम पर स्टार्ट हो गई थी। देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पेस्टोरलिज्म यानी पशुपालन को वो लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। बफेलो, शिप, कैटल, गोट, पिग, इन सब का वो लोग पशुपालन किया करते थे। इसके अलावा गुजरात में एलिफेंट्स के हमको एविडेंस देखने को मिलते हैं। हार्म्ड बुल को वो लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। कैमल्स एंड डोंकीज़, कैमल्स एंड डोंकीज़ को बीस्ट ऑफ बर्डन्स कहा जाता था क्योंकि उससे सामान उठाने के लिए यूज़ किया जाता था। इसके अलावा सुरकोतदा में हमें हॉर्स के एविडेंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लोथल में भी टेराकोटा मॉडल्स देखने को मिलते हैं हॉर्स के, और कालीबंगन में भी हॉर्स के अवशेष हमको देखने को मिले हैं। पॉटरी में रैबिट्स और पिजन की पेंटिंग्स हमें देखने को मिली है। उसके अलावा मोटिफ में यूनिकॉर्न का हमको एविडेंस देखने को मिलता है। ट्रेड एंड कॉमर्स, बार्टर सिस्टम यानी कि जैसे आजकल हम करेंसी यूज़ करते हैं किसी भी सामान को खरीदने के लिए, वैसे उस टाइम पर एक सामान को दूसरे सामान से खरीदा जाता था। मतलब अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं आपको वो सामान दूंगी जिसकी आपको ज़रूरत है, और आप मुझे वो सामान देंगे जिसकी मुझे ज़रूरत है, ठीक है। इसे बार्टर सिस्टम कहा था, उस टाइम पर ये फेमस था। इसके अलावा मीज़ोपोटामिया के साथ लोथल के ट्रेड एविडेंस देखने को मिलते हैं। कॉटन का ये लोग ट्रेड किया करते थे। इसके अलावा दिलमुन और मकान सबस्टेशन होते थे ट्रेड के। लोथल में पोर्ट देखने को मिलता है जिसे मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पा भी कहा जाता है, और इसे मेलुआ नाम से फेमस है मीज़ोपोटामिया स्क्रिप्ट में। सील्स, ग्रेनरीज, वेट्स एंड मेजर्स, और जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है
मेसोपोटामिया की, जिसमें मेलुआ नाम मेंशन है लोथन का। ये सब ट्रेड के इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं और यही एविडेंस है कि वहाँ के ट्रेड और कॉमर्स के, ठीक है। इसके अलावा हमें पर्शियन गल्फ सील देखने को मिलती है, जो कि बाहर से आई है, तो ट्रेड के थ्रू ही आई होगी। देन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, जेड, टर्कोइस, लैपिस लजुली, ये सब चीज़ों का ये लोग ट्रेड करते थे। मेसोपोटामिया के कॉस्मेटिक्स यूज़ करते थे। कॉफिन ब्यूरियल्स भी बाहर से आया है ट्रेड होके। पर्शिया, मेसोपोटामिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड किया करता था। और ये लोग रिवराइन ट्रेड करते थे, मतलब शिप्स के थ्रू ट्रेड किया करते थे। देन रिलीजन, वहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे एनिमल्स को और प्रकृति को। टेम्पल वर्शिप के वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, मदर गॉडेस का एविडेंस है, यानी कि माता की पूजा की जाती थी। बियर्डेड प्रीस्ट किंग देखने को मिलता है, मतलब पुजारी होता था। पशुपति सील देखने को मिलती है, जिसमें महादेव के हमको एविडेंस देखने को मिलते हैं, मतलब महादेव की पूजा की जाती थी। वर्शिप ऑफ एनिमल्स, जानवरों की पूजा करते थे। वर्शिप ऑफ नेचर, प्रकृति की पूजा करते थे। अर्थ मदर सील देखने को मिलती है, जिसमें धरती माता को जननी कहा गया है, जिसकी वो लोग पूजा करते थे। पीपल ट्री को बहुत महत्व देते थे। इसके अलावा मिथिकल एनिमल्स, जिसमें कि वन हॉर्न यूनिकॉर्न्स, गोड फेस्ड ह्यूमन और 3 हेडेड किमेरास की वो लोग पूजा किया करते थे। बिलीव्ड इन मैजिक, जादू टोना पे विश्वास करते थे, बलिदान पे विश्वास करते थे, तावीज़ यूज़ करते थे। सील्स हमें देखने को मिलती है, जिसमें तावीज़ के हमको अवशेष देखने को मिलते हैं। फायर अल्टर्स एट कालीबंगन, मतलब ये हमें सबूत है कि वहाँ पर यज्ञ कुंड का इस्तेमाल किया जाता था पूजा के लिए और बलिदानों के लिए। देन क्राफ्ट प्रोडक्शन, बहुत ही वेल डेवलप्ड पॉटरी टेक्निक्स वो लोग जानते थे। पॉटरी में वो लोग ट्री और सर्कल के डिज़ाइन बनाया करते थे। पॉटरी व्हील, मतलब जो चरखा होता है जिस पे पॉटरी बनाई जाती है, उसका एविडेंस देखने को मिला है। रेड वेयर पॉटरी का वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जिस पे ब्लैक कलर की डिज़ाइन बनाते थे। इसके अलावा पॉलीक्रोम पॉटरी, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कलर वो लोग यूज़ करते थे अपनी पॉटरी में। यूटेंसिल्स बनाते थे, बीड्स बनाते थे, टूल्स बनाते थे, टेराकोटा फिगर्स बनाते थे। आर्ट ऑफ ब्रिकलिंग, मतलब ईंटों को जमाकर चीज़ें बनाने का आर्ट जानते थे। आर्ट ऑफ डाइंग, चीज़ों को रंगने का आर्ट जानते थे। स्मेल्टिंग मेटल्स, और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का आर्ट जानते थे। मेटल कास्टिंग, मतलब किसी भी मोल्ड में, सांचे में मेटल को पिघलाकर डालना और उसे उस सांचे का रूप देना, ये आर्ट भी वो लोग जानते थे। ब्रॉन्ज स्टैच्यूज बनाया करते थे, टेराकोटा फिगर्स बनाया करते थे। वेट्स एंड मेजर्स, ट्रेड का अकाउंट रखने के लिए वेट और मेजर का इस्तेमाल किया जाता था। एक स्टैंडर्ड वेट वो लोग सभी लोग फॉलो करते थे। 16 छटाक बनाता था, 1 शेर 16 आना बनाता था। 1 रुपये 16 के मल्टीपल में ही वेट्स मिलते थे और इस तरह के वेट्स मिलते थे, कॉपर के और स्टोन के। कम्युनिकेशन, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज़ होती थी, किसी भी टाइप के लेटर्स यूज़ नहीं होते थे। ये हमें सील्स के ऊपर इसके रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं। और ये जो स्क्रिप्ट है ये अभी तक डिसाइफर नहीं की गई है। हरप्पन स्क्रिप्ट को ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट माना जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। ये लोग नेविगेशन यानी डायरेक्शन के बारे में जानते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग ट्रेड करते थे शिप्स के थ्रू, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन के बारे में नॉलेज रखते होंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए लोग बुलक कार्स का यूज़ किया करते थे। सोसाइटी, बहुत ही पीसफुल सोसाइटल स्ट्रक्चर हुआ करता था। यहाँ के लोग लड़ाई झगड़ा नहीं जानते थे। मेनली अर्बन हुआ करते थे, लेकिन रूरल भी हुआ करते थे। मोस्टली मिडिल क्लास होता था। यहाँ का जो ऑक्यूपेशन होता था वो मोस्टली प्रीस्ट, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, लेबरर्स और पीजेंट यानी कि किसान हुआ करते थे। स्वॉर्ड का कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आयरन एज यहाँ पर अभी तक क्या आई नहीं थी। एंटरटेनमेंट के लिए लोग डाइस के गेम्स खेला करते थे, हंटिंग किया करते थे और स्टेडियम मिला है, मतलब कोई स्टेडियम में स्पोर्ट्स खेला करते थे। लिपस्टिक का इस्तेमाल करते थे, मतलब सजने से बनने का बहुत शौक था। कॉस्मेटिक्स यूज़ करते थे, बीड्स यूज़ करते थे, ज्वेलरी यूज़ करते थे। कॉटन और वुलन के क्लोथ्स पहना करते थे। ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, कंप्लीट ब्यूरियल यानी कि मरने के बाद तुरंत ब्यूरी करना। पार्शियल ब्यूरियल यानी कि बॉडी को डिकम्पोज होने के बाद ब्यूरी करना। पोस्ट क्रिमेशन, जलाने के बाद किसी अर्न में उसको रखना। ठीक है, इस टाइप की ब्यूरियल प्रैक्टिसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा मोहनजोदारो में क्रिमेशन देखने को मिलता है, यानी कि जलाना। ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज देखने को मिलता है हड़प्पा में, और पेयर्ड यानी कि डबल ब्यूरियल हमको देखने को मिलता है लोथल में। इसके अलावा रोपर में डॉग के साथ ब्यूरियल हमको देखने को मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन, किंगशिप के बारे में लोग नहीं जानते थे, तो जो क्लास ऑफ मर्चेंट्स रहती थी, जो व्यापारियों की एक क्लास होती थी, वो लोग इसे रूल करते थे। इस टाइम पे किसी भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चलते थे, लोग लड़ाई झगड़ा नहीं जानते थे, पीस के साथ रहते थे, बहुत पीसफुल सोसाइटी होती थी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसी हमारी होती है, वैसे उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी लोगों को बेसिक सुविधाएं प्राप्त कराने के लिए। और जो सिटीज़ है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हुआ करती थी। ठीक है, सबका अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। टूल्स एंड वेपन्स, कॉपर और ब्रॉन्ज टूल्स यूज़ करते थे, आयरन के बारे में नहीं जानते थे। शर्ट, बोन,
ठीक है, ये इस टाइप का पत्थर होता है चट, और आइवरी यानी हाथी दांत का यूज़ करते हैं। डिक्लाइन और डिसअपीरेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में कोई भी पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है कि कैसे अचानक से गायब हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। 1900 के बाद इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। 19th सेंचुरी के एंड में हड़प्पा और मोहनजोदारो ख़त्म हो गए, और बाद में बाकी सिटीज़ भी ख़त्म होना धीरे धीरे चालू हो गई। ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स के यहाँ पे एंड हो गए। 1200 BC के अराउंड में पेंटेड ग्रेवेयर और ग्रेवेयर पॉटरी के एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि वैदिक एज से बिलोंग करती है। और इसी के साथ साथ लेट हड़प्पन पॉटरी के भी एविडेंस देखने को मिलते हैं। मतलब कि वैदिक एज की स्टार्टिंग हो रही थी और हड़प्पन पीरियड एंड हो रहा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद झूकर कल्चर का हमको डेवलपमेंट देखने को मिलता है वेस्ट पंजाब और भावलपुर में, जिसे ग्रेवयार्ड एज कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है कि कैसे कैसे इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन हुआ। आइए जानते हैं। जॉर्डन शिल्डे का मानना है कि एक्सटर्नल एग्रीगेशन, मतलब लोग बाहर से आए, हमला किया, इस वजह से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। एस.टी. लैम्ब्रिक एंड एम.एस. वट्स का कहना है कि बहुत ज़्यादा रिवर में अनस्टेबल सिस्टम होने की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा सूखा या फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ आने की स्थिति होने की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। कैनर जी ने बहुत अच्छी थ्योरी दी, मतलब नेचुरल कैलेमाइटिस, मतलब प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। इसी एंड घोष का कहना है कि क्लाइमेटिक चेंज, यानी क्लाइमेट का चेंज होना अचानक से, इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। आर मोल्टायर, व्हीलर एंड जॉर्डन, इनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। इनका मानना है कि आर्यंस ने हमला किया, इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। रॉबर्ट रेक्स एंड डील्स का कहना है कि अर्थक्वेक की वजह से डिक्लाइन हुआ। सूद एंड दीपक अग्रवाल का मानना है कि सूखा पड़ने की वजह से डिक्लाइन हुआ। फेयरचाइल्ड का मानना है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, मतलब जो जीव जंतु और प्रकृति के बीच में बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस हो गया, इस वजह से डिक्लाइन हुआ। शीरेन रत्नाकर का कहना है कि ट्रेड के डिक्लाइन की वजह से हुआ। देन एस.आर. राव और मैके का कहना है कि फ्लड की वजह से हुआ। फ्लड को बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न माना जाता है डिक्लाइन का। इसके अलावा फायर और एक डिजीज़ जिसे मलेरिया कहा जाता है, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न मानते हैं। पिजॉट का कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो ट्विन कैपिटल्स थे, इस वजह से इनमें कॉन्फ्लिक्ट आए और इस वजह से डिक्लाइन हुआ। तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन कम्प्लीटली ख़त्म होता है, और इसी के साथ साथ हमारा प्रोटो हिस्ट्री पीरियड भी कम्प्लीटली ख़त्म होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वैदिक एज, और हम एंटर कर जाएंगे एंशियंट हिस्ट्री की तरफ। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मिलिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।